नमस्कार। मैं हूं इंजीनियर केबी सिंह। और हमारा चैनल है आईटीआई कंपटीशन वाला। और आज का जो वीडियो है उसका टॉपिक है वर्किंग ऑफ डीसी जनरेटर। तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था डीसी जनरेटर के कितने पार्ट्स होते हैं और उन पार्ट्स का क्या क्या उपयोग है। तो आशा है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं कि डीसी जनरेटर आखिर काम कैसे करता है और उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। तो डीसी जनरेटर का जो वर्किंग प्रिंसिपल है सेम है, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में मैंने बताया था कि किसी भी कंडक्टर को, किसी भी चालक को अगर चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स में फील्ड में रखते हैं, इसका मतलब फ्लक्स जो है ना कांस्टेंट नहीं है, वो मैग्नेट मूव कर रहा है या चालक मूव कर रहा है, तो क्या होगा कि जो फ्लक्स चालक के साथ लिंक कर रहा है वो चेंज होते रहेगा। जब वो चेंज होगा तो उस चालक में ईएमएफ प्रोड्यूस होगा और सर्किट अगर क्लोज होगा तो उसमें विद्युत धारा का प्रवाह होगा। इसको हमने एक्सप्लेन किया था। तो जनरेटर का भी सेम प्रिंसिपल है। हम लोग चालक को, जो कि आर्मेचर के ऊपर इम्बेडेड रहता है, उसको मैग्नेटिक फील्ड पोल्स जो होता है जनरेटर में, जो मैग्नेटिक पोल्स होता है उसके बीच में घुमाते हैं। चालक को घुमाएंगे तो चालक जो है मैग्नेटिक फील्ड में घूम रहा है, इसलिए उसमें ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। तो सेम फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है वही प्रिंसिपल है। तो एग्जाम में आता है कि जनरेटर का प्रिंसिपल क्या है, वहां पे बिना कुछ सोचे समझे आपको लिखना है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है। तो आप लोग पढ़ चुके हैं कैसे ईएमएफ प्रोड्यूस होता है और सर्किट अगर क्लोज होगा तो उसमें करंट फ्लो होगा। तो क्लियर है कि जो जनरेटर का प्रिंसिपल है, वर्किंग प्रिंसिपल है, वो है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है। तो आप देख सकते हैं, इसको मैंने दिखाया था कि एक चालक है और यहाँ पे एक मैग्नेट है। मैग्नेट को आगे पीछे अगर हम लोग कर रहे हैं तो जो चालक में फ्लक्स है, देखिए अभी बिल्कुल फ्लक्स नहीं इसमें लगा हुआ है, कोई फ्लक्स, लाइन ऑफ फ्लक्स नहीं है, तो उस समय जीरो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। और यहाँ पे मैक्सिमम फ्लक्स, यहाँ पे देख सकते हैं ना कितने फ्लक्स लगे हुए हैं, तो इसमें मैक्सिमम ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। क्लियर। अब चलते हैं, देखते हैं कि अब क्वेश्चन ये है कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा उसकी दिशा और जो मैग्नेट मूव कर रहा है या चालक मूव कर रहा है उसकी दिशा, और जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, दैट मीन्स करंट जो प्रोड्यूस हो रहा है, उसकी दिशा में क्या संबंध है, किस किस दिशा में कौन कौन से जनरेट होगा, ये जरूरत पड़ती है हमें, क्योंकि हमें कभी एसी की जरूरत पड़ती है, कभी डीसी की जरूरत पड़ती है। तो प्रोडक्शन तो एसी का ही होता है, लेकिन हम लोग जो कलेक्ट करते हैं, जो कम्यूटेटर यूज करते हैं कलेक्ट करने के लिए, उससे हमें डीसी मिलती है। तो आगे हम लोग जब आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम लोग पढ़ेंगे। अभी हम लोग वर्किंग प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं। तो देखते हैं कि जो मूवमेंट की दिशा है, जो मूव करता है कंडक्टर ऊपर नीचे जो मूव कर रहा है या सर्कुलर मूव कर रहा है, प्लस जो फ्लक्स की दिशा है और ईएमएफ प्रोड्यूस है हो रहा है, उसकी दिशा में क्या संबंध है। तो इस दिशा को फराडे ने दाएं हाथ, दाहिने हाथ, राइट हैंड ऑफ फ्लेमिंग्स राइट हैंड के रूल से जानते हैं। इस नियम को फ्लेमिंग्स राइट हैंड के रूल से जानते हैं कि जो कि ये बताता है कि करंट की दिशा क्या होगी अगर फ्लक्स की दिशा और जो मैग्नेट जो कंडक्टर मूव कर रहा है उसकी दिशा अगर आपको पता हो। तो ये फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल में क्या करते हैं, अपने राइट हैंड को लेते हैं और तर्जनी मतलब कि पॉइंटर फिंगर, मिडल फिंगर, जो मोटा वाला उंगली होता है उसको मिडल फिंगर बोलते हैं, और थंब, तीनों को परस्पर 90 डिग्री पे रखते हैं। देख सकते हैं 90 डिग्री पे रखते हैं। ठीक है। और ये जो है अगर ऐसे ऐसे रख लिए, ये जो पॉइंटर है अगर फ्लक्स की दिशा दिखा रहा है, और ये जो है थंब जो है आपका अगर दिखा रहा है कंडक्टर जो मूव कर रहा है उसकी दिशा, जो कंडक्टर ऊपर नीचे हो रहा है उसकी दिशा, तो ये करंट की दिशा दिखाता है। ये जो है ना मिडल फिंगर, मिडल फिंगर जो आप देख सकते हैं, मिडल फिंगर करंट की दिशा दिखाएगा। तो इस कंडीशन में ये अगर दिशा है तो करंट जो है ना हमारी तरफ आएगा, अगर कंडक्टर ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, और यही नीचे की तरफ मूव कर रहा है तो करंट, ये कंडक्टर की दिशा है जो मूव करता है मैग्नेटिक फ्लक्स में, मैग्नेटिक फील्ड में, और ये जो है ना फिर ईएमएफ की दिशा दिखाएगी। तो इससे हमें ये पता चल रहा है, इसी चीज को फिगर में दिखाया हुआ है। ये मोशन ऑफ कंडक्टर है, आप देख सकते हैं कंडक्टर इस दिशा में अगर घूम रहा है मतलब ऊपर जा रहा है, और ये मैग्नेटिक फ्लक्स की दिशा है, इसका मतलब इधर एन है और इधर एस है, तभी तो फ्लक्स की दिशा इधर होगी क्योंकि फ्लक्स एन से एस की तरफ जाता है। और तब क्या होगा कि ये जो है ना, ये जो आपकी उंगली की दिशा है उधर ईएमएफ प्रोड्यूस होगा।
ठीक है। तो इसका मतलब अगर ऊपर जा रहा है तो हमारी तरफ, ऑब्जर्वर की तरफ, जो देख रहा है उसकी तरफ करंट आ रहा है, और अगर इसी को नीचे कर देंगे, दैट मीन्स अंगूठे को नीचे कर देंगे, तो क्या होगा, ये करंट जो है ना इस साइड में जा रहा है, इस साइड में जा रहा है, इसका मतलब ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है। ठीक है, इसी चीज को यहाँ पे दिखाया हुआ आप देख सकते हैं, इस फिगर में भी इन्हीं चीजों को दिखाया हुआ है। 2 पॉइंट है, इन से इसकी तरफ ये मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है। ठीक है, और ये कंडक्टर जो है ना, कंडक्टर ये अगर नीचे की तरफ आ रहा है, तो मैंने बताया था अगर नीचे की तरफ, अगर इसको आप नीचे की तरफ देख रहे हो, तो ये हमारे से दूर, करंट की डायरेक्शन हमारे से दूर जाएगा, तो ये दूर की तरफ जा रहा है। और ये देख सकते हैं ना, ये जो हो रहा है, तो एक करंट ऑब्जर्व टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, ये ड्रा कर करके दिखाया हुआ है। तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल डिफाइंस डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन ए कंडक्टर मूविंग इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो राइट हैंड रूल या लेफ्ट हैंड रूल, कभी कभी एग्जाम में आता है कि डीसी जनरेटर में इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट की दिशा किससे हम लोग ज्ञात करते हैं। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स आपको पता रहता है कि लेफ्ट या राइट में से कोई एक होगा, लेकिन ये भूल जाते हैं कि लेफ्ट होगा कि राइट होगा। तो याद रखिएगा, याद रखने के लिए बोल रहा हूँ कि जनरेटर को हम लोग दाहिने हाथ से स्टार्ट करते हैं ना, इसलिए फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल का उपयोग होता है जनरेटर में, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का उपयोग होता है मोटर में, क्योंकि मोटर को स्टार्ट बाएं हाथ से भी कर सकते हैं, लेकिन जनरेटर को आपको घुमाना पड़ेगा, घुमाते हैं ना। मैं ऐसे ही याद करने के लिए बोल रहा हूँ, हालांकि ऑटो स्टार्ट जनरेटर्स भी है और सेल्फ से भी जनरेटर से स्टार्ट होता है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन याद करने के लिए बोला कि जो कन्वेंशनल जनरेटर है जो हमारे घरों में होता है, उसको घुमाने के लिए दाहिने हाथ का यूज होता है, इसलिए फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल यूज करते हैं, ये याद करने के लिए है, ये इसका कोई संबंध नहीं है उससे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए, ये इसको समझना जरूरी है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे एक कॉइल है, ये कॉइल बनाया हुआ है, कॉइल है, और ये है 2 मैग्नेट। तो इस मैग्नेट को हम लोग या तो परमानेंट ले सकते हैं या फिर फील्ड बनाते हैं, कॉइल से मैग्नेट बनाते हैं ना सप्लाई दे करके। तो ये है मैग्नेट और ये है कॉइल। अब देख सकते हैं 3 टर्न है, 1 2 3, 3 टर्न है इसमें। और ये कम्यूटेटर है, ये 2 पार्ट है, 2 हाफ रिंग है, जिसको कि बीच में कट किया हुआ है। अब इसको इससे जुड़ा हुआ है और ये इससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये इससे जुड़ा हुआ देख सकते हैं, ये इससे जुड़ा हुआ, इस टाइप से जुड़ा हुआ है। और ये है कार्बन ब्रश, ये क्या है, कार्बन ब्रश है, कार्बन ब्रश। ये जो पोर्शन है ना, ये क्या है, कार्बन ब्रश है। ठीक है, और ये इसको बोलेंगे कम्यूटेटर, ये यहाँ पे जो दिया हुआ है ये इसको बोलेंगे, ये लाल कलर का है, इसको बोलेंगे कम्यूटेटर। ठीक है, हाफ रिंग कम्यूटेटर यहाँ पे दिया हुआ है। एक्चुअल जो कम्यूटेटर होता है उसमें बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, जितना दैट डिपेंड्स अपॉन द वाइंडिंग, वाइंडिंग के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये देखिए, अभी जिस पोजीशन में कॉइल है, ठीक है, उसको अगर आप घुमाइएगा तो क्या होगा, इस तरह से अगर रहेगा तो मैक्सिमम फ्लक्स होगा, इस तरफ से रहेगा तो क्या होगा, बीच से फ्लक्स निकल जाएगा। ऊपर ऊपर तार है और नीचे तार है, कॉइल है ना, और बीच से फ्लक्स क्या वो निकल जाएगा। तो अगर 90 डिग्री पे है तो क्या होगा, जीरो, जीरो ईएमएफ इंड्यूस होगा, क्योंकि कोई फ्लक्स नहीं इसमें लग रहा है, ये इसमें। और ऐसे रहेगा तो मैक्सिमम फ्लक्स लग रहा है, इसका मतलब मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो वही चीजों को यहाँ पे दिखाया हुआ है कि अगर आपका, ये देख सकते हैं यहाँ पे दिखाया हुआ है कि अगर इस तरह से कॉइल है, अगर कॉइल इस तरह से है तो जीरो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, क्योंकि बीच में खाली है तो उधर से फ्लक्स निकल जाएगा, वायर के साथ मिनिमम फ्लक्स लिंकेज है, इसलिए जीरो दिखा रहा है। अगर इस तरह से है तो, इस तरह से है तो मैक्सिमम फ्लक्स लिंकेज है। और 90 डिग्री पे एंगल भी है, तो मैंने बताया भी था कि 90 डिग्री जब पे एंगल होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड है और कंडक्टर का एंगल 90 डिग्री होगा, तो मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस होता है BLV sin थीटा से। BLV sin थीटा मैंने बताया था ना, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आप पढ़ रहे थे। तो इसी तरह से फिर घूम करके कॉइल अगर इस तरफ से आया तो जीरो हो गया, फिर इस तरह से आया तो फिर इस तरह से हो गया। तो ये कॉइल की पोजीशन, ये नीचे जो है ना कॉइल की पोजीशन दिखा रहा है, और ऊपर जो है ना दिखा रहा है किस तरह से ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। तो इसमें चेंज इसलिए नहीं हो रहा, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा। देखिए, जीरो से मैक्सिमम, मैक्सिमम से जीरो, जीरो से मैक्सिमम, मैक्सिमम से जीरो। तो इसको डीसी बोलते हैं, क्योंकि एक ही साइड में है, एक ही साइड में, इसलिए डीसी बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है, आप देख सकते हैं, अब क्वेश्चन ये उठता है कि डीसी जनरेटर में ईएमएफ कितना इंड्यूस होता है और किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो जो ईएमएफ इंड्यूस होता है, जो वोल्टेज इंड्यूस होता है, जो वोल्टेज बनता है, वो निर्भर करता है एक तो कितना पोल, फ्लक्स प्रति पोल, कितने पोल हैं। जैसे अभी जो ये उदाहरण दिखाया उसमें 2 ही पोल थे,
दो पोल से जितना आप वोल्टेज चाहिए उतना नहीं मिलेगा, इसलिए पोलों की संख्या बढ़ती रहती है, बढ़ते घटते रहती है। तो जितना आपको ईएमएफ चाहिए उस हिसाब से हम लोग पोल्स रखते हैं, और पोल चूंकि फिक्स होता है तो इसलिए जो है ना अपने हिसाब से जितना भी रिक्वायरमेंट है पोल को पहले से डिजाइन किया हो जाता है। तो कितना फ्लक्स प्रति पोल मिल रहा है, तो फ्लक्स प्रोड्यूस करने के लिए अगर परमानेंट मैग्नेट है तो उसमें फ्लक्स तो कांस्टेंट रहेगा, स्थिर रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर परमानेंट मैग्नेट नहीं है, हम लोगों ने उसमें वाइंडिंग कर करके अगर मैग्नेट बनाया है, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाया है, तो उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। करंट ज्यादा फ्लो करवाएंगे तो ज्यादा उसमें फ्लक्स बनेगा, कम फ्लो करवाएंगे तो कम बनेगा। तो इसलिए जितना निर्भर करता है कि डीसी जनरेटर का जो विद्युत वाहक बल है, जो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, जो ईएमएफ बनता है, वो डिपेंड करता है फ्लक्स, एक पोल से कितना फ्लक्स मिल रहा है, कितना आर्मेचर्स की संख्या है। तो उसमें हम लोग पिछला बार देखे थे कि 3 था। इस तरह से आर्मेचरों की संख्या जो है बढ़ और घट भी सकती है, 1 2 3 ही था ना, ये तो ये बढ़ और घट भी सकती है, ठीक है। और दूसरा एन है, एन है आर्मेचर के घूमने की गति, किस गति से घूम रहा है, आरपीएम में, किसमें, आरपीएम में, ठीक है, कितना किस गति से घूम रहा है। पी है पोलों की संख्या, कितना पोल है, ठीक है, यहां था फ्लक्स प्रति पोल और नंबर ऑफ पोल्स, ठीक है। ए है आर्मेचर वाइंडिंग में समानांतर पथों की संख्या, कितने समानांतर पाथ है, पैरेलल पाथ है। तो लैप वाइंडिंग है, वेव वाइंडिंग है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। और ई क्या है, उत्पन्न विद्युत वाहक बल वोल्ट में। तो इन सभी चीजों को मिला करके ई इक्वल टू 5 जेड एन पी 60/A वोल्ट। तो ये बड़ा बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको कभी भी आप भूलिएगा नहीं। एक क्वेश्चन एक्सपेक्टेड रहता है, न्यूमेरिकल देगा या क्वेश्चन ये दे देगा कौन सा सही है कर करके, और आपसे जरूर पूछेगा। ये क्वेश्चन तो किसी भी एग्जाम में 100% आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक से आता है कि या तो न्यूमेरिकल दे देगा, इन सब चीज का वैल्यू दे देगा, फाई का, जेड का, एन का, पी का, 60A का, या लैप वाइंडिंग वेव वाइंडिंग बता देगा। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे कि लैप वाइंडिंग क्या होता है, वेव वाइंडिंग क्या होता है वाइंडिंग टॉपिक्स में। तो अभी हम लोगों को ये देखना है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ या जो वोल्टेज प्रोड्यूस होता है जनरेटर में, वो डिपेंड करता है फाई जेड एन पी बाई ए पे। और ये फाई क्या है, प्रति पोल फ्लक्स है, जेड क्या है, नंबर ऑफ आर्मेचर की संख्या है, एन क्या है, किस गति से आर्मेचर घूम रहा है आरपीएम में, पी क्या है, पोल की संख्या है, और ए क्या है, ये क्या है, आर्मेचर वाइंडिंग में समानांतर पथों की संख्या क्या है। तो ये जो पर्टिकुलर ये जो फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, और हमें इसको हमेशा याद रखना है, ठीक है। तो अब हमने आज जो आपको बताया है, जैसे कि ये एक एग्जांपल लिया है कि किसी लैप वाउंड 8 पोल वाले आर्मेचर में 800 चालक है और फ्लक्स का मान 15 वेब प्रति पोल है। यदि आर्मेचर की घूर्णन गति हो तो जनरेटर विद्युत वाहक बल का मान क्या होगा। तो आपको वही सेम फॉर्मूला यूज करना है, E इक्वल टू जेड एन फाई पी बाई ए और 60, ठीक है। तो लैप वाइंडिंग है, वेव वाइंडिंग है, उस हिसाब से आपको लैप वाइंडिंग और एक होता है वेव वाइंडिंग। तो इस तरह से हम लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग पढ़ेंगे, इसके बाद इस प्रॉब्लम को करेंगे। तो केवल अगर हम लोग ए को छोड़ दें तो बाकी सब चीज यहाँ पे अवेलेबल है। जेड अवेलेबल है, नंबर ऑफ चालक 800 चालक है, एन अवेलेबल है 500 आरपीएम है, 500 आरपीएम है, फाई जो है ये भी अवेलेबल है 15 मिली वेबर्स है, इसको वेबर्स में कर लेंगे तो 10⁻³ वेबर हो जाएगा, ठीक है। और पी नंबर ऑफ पोल्स कितने हैं, 8 पोल्स है। तो अगर आपको ये पता हो कि कितना पैरेलल पाथ्स है तो आप इस न्यूमेरिकल को कर सकते हैं। तो हम लोग अगले टॉपिक्स में जब हम लोग वाइंडिंग पढ़ेंगे तो लैप वाइंडिंग वेव वाइंडिंग पढ़ लेंगे, फिर आपको क्लियर हो जाएगा कि किस वाइंडिंग में कितने पैरेलल पाथ्स होते हैं, ठीक है। तो अभी अभी जो हम लोगों ने हमने आपको बताया कि डीसी जनरेटर कैसे काम करता है। तो डीसी जनरेटर फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो प्रिंसिपल है उसी के ऊपर काम करता है। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, तो चेंजिंग फ्लक्स में अगर कोई कंडक्टर को हम प्लेस करते हैं तो उसमें ईएमएफ प्रोड्यूस होता है और इसलिए करंट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। ये हमने अभी आपको जस्ट बताया है। और उसके बाद में ये बताया है कि भाई जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा या करंट प्रोड्यूस होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा। तो उसका डायरेक्शन फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल्स से निकाल सकते हैं। राइट हैंड के थंब
को और पॉइंटर फिंगर को, तर्जनी को और बीच वाले फिंगर को, मिडिल फिंगर को +1 90 डिग्री पर रखते हैं। तो अगर पॉइंटर फ्लक्स की दिशा दिखाता है, थंब जो कंडक्टर है उसका मूवमेंट का दिशा दिखाता है, तो ये जो मिडिल फिंगर है वो दिखाएगा किसकी दिशा, जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा या करंट प्रोड्यूस होगा उसकी दिशा दिखाएगा। तो इस तरह से हम लोग इससे निकाल सकते हैं, इसको आसान समझ गए होंगे। और उसके बाद में मैंने एक एग्जांपल लेकर के बताया कि कैसे जो है मिनिमम टू मैक्सिमम करंट फ्लो होता है। तो ये जो रिंग, हाफ रिंग बनाया हुआ था, क्यों हाफ रिंग किया हुआ है, क्योंकि ये चेंज हो रहा है। कभी ये जो पोर्शन है ना, ये जो पोर्शन है घूम रहा है, ये घूम रहा है कॉइल, तो ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन जो दिखाया हुआ है, ये जो पोर्शन है, ये रिंग जो है कभी इधर आ रहा है, एन की तरफ आ जा रहा है, कभी ये एन के इन्फ्लुएंस में आ जा रहा है, ठीक है, कभी एस के इन्फ्लुएंस में जा रहा है। तो ये जो है ना घूमते रहता है, घूमेगा। तो कभी इसमें करंट इधर से इधर आएगा, ठीक है, और कभी कभी जो है ऐसे 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 जा रहा है और इधर से निकल रहा है, और कभी जो है इधर से निकलेगा, इधर से इंटर करेगा। तो करंट रिवर्स होते रहता है। तो इसको यूनिडायरेक्शनल बनाने के लिए ये हाफ रिंग कम्यूटेटर का यूज किया हुआ है और कार्बन ब्रशेज का यूज किया हुआ है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ कि आर्मेचर वाइंडिंग, डीसी जनरेटर का आर्मेचर वाइंडिंग। इनफैक्ट आर्मेचर वाइंडिंग डीसी जनरेटर और डीसी मोटर वो सबका सेम होता है, उसी तरह से होता है। तो डीसी मशीन्स का जो आर्मेचर का वाइंडिंग होता है वो कैसे होता है और कैसे इसको एक्सप्लेन करते हैं, कैसे समझते हैं, नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।